नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी यूसीए प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जनरल साइंस का केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीजन अपचयन पढ़ाऊंगा, है ना। ऑक्सीजन अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन अपचयन की दो अवधारणाएं हैं, एक तो पुरानी वाली अवधारणा और एक आधुनिक अवधारणा। तो जो पुरानी या प्राचीन अवधारणा है उसमें ऑक्सीजन को क्या माना गया और अपचयन को क्या माना गया, हम पहले उसी से पढ़ लेते हैं कि पहले ऑक्सीजन अपचयन को कैसे डिफाइन किया जाता था। ठीक है, देखिए, तो पहले ऑक्सीजन अपचयन जो पढ़ा जाता था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग या उनसे अलग होने के आधार पर पढ़ा जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की, है ना। तो ऑक्सीजन किसको मानते थे? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन कहलाता है। कार्बन प्लस O2 क्या बन गया? CO2। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, CO2 में हो गया। इसी प्रकार से Mg प्लस O2 क्या बन गया? MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। अब ये MgO बना है ना, ये जो आगे दो लगा रखे हैं ना, ये दो किसके लिए? संतुलित करने के लिए, क्योंकि यहाँ दो Mg है। यहाँ अगर MgO लिखते तो एक Mg रहता। अब ये MgO जो बना है ये MgO2 क्यों नहीं बना? तो एक बार मैं आपको सूत्र बनाना भी सिखा देता हूँ। ये इसमें सूत्र में क्या है? Mg और O है, Mg और O। अब आपको यहाँ पर आवर्त सारणी की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। आवर्त सारणी में जो मैग्नीशियम है वो 12 नंबर पे आता है, यानी उसका 12 परमाणु क्रमांक है ना। जब हम उसको गिनेंगे तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आएगा। 12 नंबर का अर्थ हुआ उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन तो होते हैं नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाते हैं? कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, क्या वो 12 एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं? नहीं, वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो हमने 10th में पढ़ा था एक 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर क्या है? परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र है। क्या है? परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र है। अब n क्या है? कक्षा की संख्या है। अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 18, 32, 50, इस प्रकार संख्या हमारे को मिलती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, तीसरी में 18 भर सकते हैं, 32 ऐसे भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्रम मिल गया कि इस आधार पर इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। तो मैग्नीशियम जो होता है वो 12 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। तो 12 को भरिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 2, हो गए 12। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में बचे हैं इसके लिए देखिए, या फिर एक नियम काम करता है, उसको बोलते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है, चाहे तो इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दे, चाहे ले या साझा करे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 6 और चाहिए। कितने और चाहिए? 6। तो 6 ले नहीं पाएगा तो 6 दे देगा, तो क्या बन गया? Mg+2 बन गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे 8 नंबर पे आता है। इसको भी भर के देख लिए, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 वाले को क्या बनना है? 8 बनना है, तो 2 लेना ज़्यादा आसान है, तो लेगा तो क्या आ जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? -2। यानी इस पर तो +2 आया और इस पर -2 आया। समान आवेश को लिखते नहीं है। सूत्र क्या बन गया हमारे पास? MgO। इसलिए हमारा सूत्र क्या बन गया? MgO, है ना। यानी मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से क्रिया की तो MgO बना, और ये 2 लगाया वो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने किसकी बात की? ऑक्सीजन की बात की। किसकी बात की? ऑक्सीजन की बात की। अब देखिए, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस, अभी बताया, -2 चार्ज होता है। तो अगर परमाणु या अणु कुछ भी हो, वो अगर ऋण विद्युत तत्व से जुड़े, यानी जिस पर ऋणावेश हो, अगर उससे जुड़ता है तब भी क्या क्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए Fe+Cl2 ये धातु है। Fe क्या है? धातु है, और ये अधातु है, क्लोरीन पे क्या है? माइनस। क्लोरीन पे क्या है? माइनस। अब हमें कैसे पता लगेगा? अभी मैंने आपको तरीका बताया था। क्लोरीन जो आवर्त सारणी में 17 नंबर पे आता है। अब 17 नंबर पे आता है, इसका अर्थ क्या हुआ? उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17 इलेक्ट्रॉन को आप भरिए, तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। 7 वाला क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने पर क्या आता है? -1 आता है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि Cl पे क्या? माइनस। यानी अगर कोई परमाणु किसी ऋण विद्युत तत्व से जुड़े, अणु भी हो सकता है वो, तो क्या कहलाएगा? वो क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। यानी FeCl से जुड़ रहा है, इसलिए क्रिया भी क्या होगी? ऑक्सीजन की होगी। Fe+Cl2 क्या बन गया? FeCl2। SnCl2 + Cl2 क्या बन गया? SnCl4। ये SnCl4 है। क्या है? SnCl4 है ना। ये स्टेनस क्लोराइड और ये स्टेनिक क्लोराइड है। समझ में आ गया आपको? अगर ये तो मैंने ऑक्सीजन के आधार पढ़ा।
अगर हाइड्रोजन की कमी हो, अगर हाइड्रोजन निकले, जैसे H2S अगर टूटता है H2 प्लस S के अंदर, यानी हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्रिया भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। और CH3CH2OH टूट रहा है CH3CHO में और H2 में, ये CH3CH2OH क्या कहलाता है, एथेनॉल। क्या ये, एथेनॉल, CH3CH2OH, ये एथेनॉल, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है। जो शराब होती है ना, शराब, वो सूत्र, इसका सूत्र यही होता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये CH3CH2OH टूट रहा है किसमें, CH3CHO में, एथेनेल में, ये एल्डिहाइड है, CH3 किसमें, एथेनेल के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसकी इसी प्रकार से हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन की कमी ना हो तो किसी धन विद्युत तत्व की कमी हो तब भी क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। अब इसमें धन तत्व कौन सा है, हमारे पास देखो K दिख रहा है, K आवर्त सारणी में पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है। देखिए पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, इसको भी सूत्र से भरिए, 2 8 8 और 1 वाला क्या करेगा, दे देगा, देने पर क्या आता है, +1। भाई बाहरी कोश में 8 होने चाहिए, 2 8 8 और 1 वाला दे देगा, तो ये धन वाला तत्व हो गया। तो धन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। इस प्रकार हमने ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, या हाइड्रोजन का निकलना, या किसी धन विद्युत तत्व का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं इसको अपचयन के। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए अपचयन में क्या होगा, देखिए आगे अपचयन, देखिए अपचयन में वहां तो ऑक्सीजन का जुड़ना था या हाइड्रोजन का जुड़ना है ना, तो H2 + Cl2 क्या बन गया, HCl, है ना। सूत्र बनाना यहां भी आप चाहे तो एक बार सीख सकते हैं। HCl को देखो, H होता है 1 नंबर पे आता है और Cl आता है 17 नंबर पे आता है। ये तो 1 नंबर पे आता है, इसका मतलब दे देगा तो +1, है ना, दे देगा तो क्या आ जाएगा, +1। और Cl आता है 17 पे, वही भरिए आप, 2 8 7 और 7 लास्ट में कितना आ रहा है, 7 आ रहे हैं, यानी -1। मैंने अभी कहा आपको समान आवेश को लिखते ही नहीं है, तो क्या सूत्र क्या बन गया, HCl, क्या बन गया, HCl, इसलिए सूत्र बना HCl। और इस 2 लगा रखे हैं, इसलिए लगा रखे, संतुलित करने के लिए लगा रखे मैंने, है ना। Na + H2 क्या बन गया, NaOH, यहाँ भी क्या हुआ, अपचयन हुआ, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। हाइड्रोजन पर अभी मैंने बताया, देखो +1 होता है, तो किसी धन विद्युत तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। देखो इधर Cl2 + Mg क्या है, धन विद्युत तत्व है। अब कैसे पता लगा, अभी बताया था मैंने आपको, Mg आता है आपके 12 नंबर पे आता है ना, इसको भरिए, 2 8 और 2, लास्ट में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं लास्ट में, तो 2 वाला क्या करेगा, 8 बनने का प्रयास करेगा, तो इसको 6 कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी अगर तत्व या परमाणु अणु जो भी है, अणु आयन, वो अगर किसी धन विद्युत तत्व से संयोग करे तो भी क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी, ठीक है। इस प्रकार से I2 + Hg, Hg मतलब मरकरी, है ना, तो क्या बन गया, HgI2 बन गया, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये क्रिया भी कौन सी होगी, ये क्रिया भी आपकी अपचयन है। वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था ऑक्सीजन के अंदर, यहां पर निकलेगा तो ऑक्सीजन की कमी, MgO टूटेगा, Mg + O2 के अंदर, Zn टूटेगा, Zn + O2 के अंदर, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इसी प्रकार से ऋण विद्युत तत्व का निकलना, FeCl3, FeCl2 और Cl2, यानी इसमें Cl निकल गया, Cl पे माइनस होता है, देखो अभी बताया मैंने, Cl पे कितना होता है, माइनस, तो Cl निकल गया, यानी अगर अभिक्रिया में से किसी ऋण विद्युत तत्व की कमी होती है तब भी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये हमने पढ़ लिया। अब ये तो हो गई हमारी पुरानी अवधारणा, जो पहले मानते थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी आप ऑक्सीजन अपचयन की परिभाषा इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आधुनिक रूप से किसको मानते हैं, आधुनिक रूप से मानते हैं कि जो तत्व परमाणु आयन क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्यागे, त्यागने पर क्या आता है, त्यागने पर आता है प्लस आता है, तो त्यागने, अगर वो त्यागा जाएगा तो क्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण। और तत्व परमाणु आयन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन की हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैं इसको एग्जांपल लेता हूं, देखो त्यागने वाला, देखो अब पहले लेते हैं एग्जांपल अपन ऑक्सीकरण का। मैं लेता हूं यहां पर Na का, सोडियम आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है, कितने नंबर आता है, 11 नंबर पे
नंबर पे आता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। वापस यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, 7 को लेने का प्रयास, 7 ले नहीं सकता, दे देगा, तो Na पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, है ना। तो Na अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ Na क्या बनाएगा, Na+1 बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक तो मैंने लिख दिया, बाकी लिखते नहीं, एक अंडरस्टूड होता है ना। ये क्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण की होगी, यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन में देखिए आप, जैसे मैं Cl लेता हूँ, है ना, Cl आता है 17 नंबर पे, वापस भरिए 2, 8 और 7, है ना। अब देखिए Cl क्या करेगा, Cl 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 को 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या बन गया, Cl- बन गया, है ना। तो ये क्रिया क्या होगी, अपचयन होगी। तो ये तो मैंने परमाणु लिया, कोई आयन भी हो सकता है, कोई अणु भी हो सकता है ना। तो अगर तत्व परमाणु आयन का इलेक्ट्रॉन त्यागे तो क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण, और ग्रहण करे क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। अब हमने ये ऑक्सीजन अपचयन की आधुनिक और पुरानी दोनों अवधारणाएं पढ़ ली। हमारा प्रश्न ये होता है कि यहाँ प्रश्न कैसा आएगा, हमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। हम ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली, हमें प्रश्न करने हैं ना, तो प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। तो हमें परीक्षा में क्या चाहे रीट सेकंड लेवल के अंदर, फर्स्ट लेवल में क्या करेंगे वो, कि आपको एक अभिक्रिया दे देंगे और पूछेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया में आप ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए, है ना। तो देखिए क्या होता है, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं बोर्ड पर, देखिए आप, ये मैंने रिएक्शन लिख दी। रिएक्शन लिख के आपसे पूछा जाएगा कि उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए, या किसका ऑक्सीजन हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है ये आप बताइए, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हमारे को आवेश पता होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए जो अकेला परमाणु है उस पर आवेश 0 रख दीजिए, क्योंकि अकेले का आवेश क्या होता है, 0 ही होता है ना। संयोजकता क्या होती है, 0 होती, कर ली, आवेश 0 कर दिया अकेले आवेश, ठीक है। अब सल्फेट और कॉपर, या दो चीजें, ये सल्फेट वास्तव में SO4-2 है, ये बहुपरमाणु का आयन है। कौन सा आयन है, बहुपरमाणु। एक से अधिक परमाणु बना हो और उस पर आवेश हो तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपरमाणु। ये SO4 आवेश आप ध्यान रखिए, सल्फेट आयन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से OH- होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है ना। इसी प्रकार से NO3- होता है, नाइट्रेट। ये कुछ है आपको याद करना है, 2-5 है आपको याद करना है, उस आधार पर अभिक्रिया को आप कर सकते हैं। यहाँ पर सल्फेट पे क्या हो गया, -2। अगर इस पर -2 तो इस पर +2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, तो क्या हो गया, +2। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस, सल्फेट पे तो वही चार्ज रहेगा, और जिंक पे कितना हो जाएगा, जिंक पे हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें रिएक्शन लिखी हुई है, आवेश तो आपने खुद ही लिखे हैं, और पूछा ऑक्सीकरण कौन सा है और अपचायक कौन सा है, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, जिंक को मिला दीजिए जिंक से, ठीक है, और कॉपर को मिला दीजिए कॉपर से, मिला दीजिए, मिला दिया आपने। अब मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस आता है, तो जिंक 0 से कहाँ गया, +2 में गया। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने, यानी क्रिया कौन सी हो गई, ये ऑक्सीकरण क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिंक का हो गया ऑक्सीकरण, और कॉपर कहाँ हो गया, +2 से 0 में गया, +2 से कहाँ गया, 0 में गया। तो प्लस कब समाप्त, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तभी तो प्लस खत्म हो गया। तो इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यानी इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। जिंक का हो गया ऑक्सीकरण और कॉपर का हो गया अपचयन हो गया, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए आप, अब क्या यहां पर देखो, तो जिंक जो है ना, जिंक अगर इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता तो क्या कॉपर ग्रहण करता, क्या नहीं करता ना। तो इसका मतलब क्या, जिंक ने क्या कर दिया, जिंक ने कॉपर का क्या कर दिया, अपचयन कर दिया, है ना। जिंक ने क्या, तो जिंक क्या हो गया, अपचायक। जिंक क्या हो गया, अपचायक है, जिंक अपचायक है। इसी प्रकार से जिंक ने त्यागे लेकिन कॉपर अगर ग्रहण नहीं करता तो क्या जिंक का ऑक्सीजन होता, क्या नहीं होता। तो कॉपर क्या है, कॉपर ऑक्सीकारक है, कॉपर क्या है, ऑक्सीकारक। अब
और वास्तव में जिंक का हुआ क्या है, जिंक का हुआ है ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है। और कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो देखिए यहां तो लिखूं मैं क्रिया और यहां लिखता हूं मैं पदार्थ। क्रिया है ऑक्सीकरण, क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया है ना। और सामने लिख देता हूं मैं ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक अपचयन क्रिया। और सामने पदार्थ कौन सा हो जाएगा, अपचायक। अब आप देखिए मैंने भी कहा जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कॉपर ने ग्रहण करे, जिंक का क्या हो गया ऑक्सीकरण और कॉपर का क्या हो गया अपचयन हो गया। लेकिन जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता तो कॉपर का अपचयन होता क्या, नहीं होता। तो कॉपर क्या है, ऑक्सीकारक है। और जिंक कॉपर जिंक तो है या जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता तो कॉपर ग्रहण नहीं करता। तो जिंक तो है आपका अपचायक और कॉपर है ऑक्सीकारक, है ना। और लेकिन वास्तव में देखा जाए जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर क्रिया ऑक्सीकरण है तो वो अपचायक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्रिया अपचयन है तो वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यानी अगर देखो ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो अपचयक होगा और अपचयन क्रिया हो तो ऑक्सीकारक होगा। देखो आप जिंक का हो रहा है देखो ऑक्सीकरण, तो वो क्या है, अपचायक है। और कॉपर का अपचयन हो रहा है तो क्रिया वो कर क्या रहा है, वो ऑक्सीकारक है। आया समझ में आपको। इसका मतलब अगर क्रिया ऑक्सीकरण है तो वो अपचायक होगा और क्रिया अपचयन है तो वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से आपको रिएक्शन दी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि उपरोक्त अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, इसका बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।